नमस्कार साथियों, स्टडी नेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज एंड लाइफ ऑल्सो। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th फिजिक्स एनसीईआरटी के हम चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उस चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं, जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले जो वीडियोस थे, पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक या प्रॉब्लम नंबर 8 तक डिस्कस किया था। उसमें कुछ एमसीक्यूज भी थे और कुछ हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जिसमें इक्वेशंस को बैलेंस करना था या फिर स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में बनाना था। यहाँ पर क्या है कि नाउ हियर ऑनवर्ड्स जो चीज़ें हैं या जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि आपसे किसी भी चीज़ का रीज़न या किसी भी चीज़ का डेफिनेशन पूछ रहा है और वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एक एक दो दो लाइन में डेफिनेशंस को हम यहाँ पे बताएं। मज़ेदार बात यह है कि बहुत बेसिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो वो चीज़ें आपको बहुत मज़ा देने वाली हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो हियर आई बिगिन अप। तो हियर ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 to 14 देखेंगे इसमें फॉर द सेम यूनिट। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले इस लेक्चर को पॉज करके शुरू के या फिर इसको कैंसिल करके शुरू के वो लेक्चर्स देखिए एंड देन कम बैक टू द लेक्चर नंबर 3। चलिए, दिस इज द कंटेंट, थ्योरेटिकल कंटेंट जो आप स्कूल में, कोचिंग में या खुद से पढ़ ही रहे हो। नाउ वी जंप टू द प्रॉब्लम एंड हियर इज द प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1। क्या कह रहा है कि व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन से क्या आप समझ रहे हैं और उसके एग्जांपल्स दीजिए। देखिए, रिएक्शंस बेसिकली होती क्या है, या जो इक्वेशंस थे, कुछ रिएक्टेंट होते थे, आपस में रिएक्ट करते थे, रिएक्ट करने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनाते थे। यानी कि देर आर सम रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको कहते हैं एक तरीके का केमिकल इक्वेशन या रिएक्शंस। अब होता क्या है कि जब ये रिएक्शन होती है तो दो प्रकार की होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होगी तो इसके होने की वजह से सराउंडिंग में हीट जनरेट होगी, यानी कि आसपास या सराउंडिंग को या सिस्टम को ये हीट देगी। यानी इन रिएक्शंस के होने के बाद ये हीट रिलीज करती है, इट रिलीजेस हीट। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये हीट एब्जॉर्ब करती है, यानी इसको हीट चाहिए। तो हीट ना कह के आप एनर्जी कहिएगा। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो एक्सो यानी बाहर और थर्मल, थर्मिक यानी कि एनर्जी या हीट। तो अगर हम इसको समझाएं आपसे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो रिएक्शन होगी तो हीट को रिलीज करेगी, हीट को रिलीज करेगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसको हीट चाहिए या एनर्जी चाहिए। हीट एक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जिसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी आप सिर्फ हीट के फॉर्म में नहीं दे सकते, इलेक्ट्रिसिटी के भी फॉर्म में भी देते हैं और सनलाइट के भी फॉर्म में देते हैं। देयर आर मेनी फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशन वाइज लिखाऊं या एक एक दो दो लाइन लिखवाऊं जस्ट टू हैव यू मोर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये एग्जाम्पल भी पूछ रहा है आपसे, तो एग्जाम्पल पे भी हम बात करेंगे। तो जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सोथर्मिक यानी एक्सो यानी एक्स यानी बाहर निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रिलीजेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, रिलीजेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है टू द सिस्टम या फिर सराउंडिंग। यानी कि जो आपके सिस्टम है या फिर जो आपका क्या है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग में ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। कितनी एनर्जी रिलीज करता है उस डिस्कशन पे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करता हूं तो ये सिंपल है कि एब्जॉर्ब एनर्जी या हीट, है ना, फ्रॉम सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग से ये एनर्जी हीट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल लेंगे तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिलेट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस कुछ हीट रिलीज करेगा। कितना किलोजूल करेगा हम अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कार्बन क्या करेगा, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा
प्लस क्या करेगा, कुछ हीट रिलीज करेगा। कितना रिलीज करेगा, मैंने आपसे फिर कहा कि नहीं चर्चा करना है, ठीक है। और एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी ये वाली नाइट्रोजन एंडोथर्मिक। तो इसको एक काम करो, आप नाइट्रोजन ले लो। तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ आपको रिएक्ट कराना है तो पहले से ही कुछ हीट देना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2NO बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है ये हीट लेने के बाद रिएक्ट कर रही है और कुछ बना रही है, और ये आपस में रिएक्ट करने के बाद जो बनाया प्लस कुछ हीट क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक एब्जॉर्ब कर रहा है हीट या एनर्जी और एक रिलीज कर रहा है हीट या एनर्जी, ठीक है। ओके, नाउ jump to the problem, why is respiration considered an exothermic reaction। अच्छा, exothermic reaction का मतलब क्या है कि releases energy, है ना। exo यानी रिलीज करेगा, और थर्मल जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था, इट्स नॉट नेसेसरी कि एनर्जी जो है हीट ही आए। देयर कैन बी हीट और देयर कैन बी एनर्जी ऑल्सो। माय डियर, आप समझिए मेरी बात को, मैंने यहाँ पे बार बार एक्सोथर्मिक में हीट या एनर्जी लिखा है, आप समझो। जैसे यहां पर आ जाओ, अब यहां पे थोड़ा बायोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक्स चाहिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा एनर्जी। अब देखो क्या होता है माय डियर, कि कैसे एनर्जी को रिलीज करेगा, इसको समझने के लिए क्या बोल रहा है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि जब आप सांस लेते हैं, जनरली आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब देखो होता क्या है, फूड जब आपकी बॉडी में जाता है तो ग्लूकोज के टर्म में वो आपके पास स्टोर होता है। सिंपल एकदम, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग इन वेरी सिंपल। अब आप उस ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक सिंपलर फॉर्म ऑफ एनर्जी बनानी पड़ेगी, एटीपी बनानी पड़ेगी, उसको आप यूज कर सकते हो। तो हुआ क्या कि जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो आपने रेस्पिरेट का सांस लिया, तो सांस लिया तो फेफड़ों के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो आपके सेल में चली गई, कोशिकाओं में चली गई। जब आपने सांस लिया तो ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल किया तो थ्रू द लंग्स आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपके सेल में चली गई, पूरी बॉडी के सेल में चली गई। अब वो ऑक्सीजन, वो जो खाने से ग्लूकोज था, खाने का जो ग्लूकोज बना था, उस ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो व्हाट वी कॉल इट एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप समझ रहे ना। तो ग्लूकोज जो है, तो जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो ग्लूकोज जो था, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज था, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, प्लस क्या होगा, पानी रिलीज होगा, प्लस एनर्जी भी होगा इन फॉर्म ऑफ एटीपी। आपने सुना होगा है ना, एटीपी एडेनोमिन ट्राइफॉस्फेट समथिंग होता है, वो हमें अभी उसमें नहीं जाना है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ऑक्सीजन जरूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कभी भी ये ग्लूकोज को आप यूज नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो। तो आफ्टर इन द, अब यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, सुनिएगा। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, थोड़ा सा एक दो लाइन लिख दे रहा हूं। In the process of respiration, we absorb oxygen into the cells through the lungs। लंग्स में हमारे जाती है ऑक्सीजन, लेकिन वो धीरे धीरे सेल में चली जाती है। तो थ्रू द लंग्स देयर इट रिएक्ट्स विद ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां से आया था, ये ग्लूकोज आया था ऑब्जर्व्ड, ये हमारा था स्टोर्ड फ्रॉम द फूड। फूड जो था उससे स्टोर हुआ था, फूड के हेल्प से यहां पे क्या हुआ था, स्टोर हुआ था। तो देयर इट रिएक्ट्स विद ग्लूकोज एंड फॉर्म्स CO2 एंड रिलीजेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। और फिर जाकर आपको क्या होती है, एनर्जी आती है। तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में है। तो क्या है,
इसको हम एक्सोथर्मिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या कर रही है? रिलीज, एनर्जी रिलीज कर रही है, और जो चीज एनर्जी रिलीज करती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया, दिस वाज द बेसिक आइडिया, है ना। तो आप याद रखिएगा कि जो रेस्पिरेशन है वो एनर्जी रिलीज करती है, एक्सोथर्मिक है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो एंडोथर्मिक है। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस आप समझिएगा, ठीक है। चलिए, नाउ जंप टू द प्रॉब्लम नंबर 11। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन called the opposite of combination reactions and write equation for these reactions? सर देखो, अगेन मैं समझा रहा हूं कि अगेन ये भी चीजें बहुत बेसिक हैं। कैसे बेसिक है ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है और एक आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये दोनों एकदम अपोजिट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इसमें कोई भी XY है, XY कंपाउंड है, सपोज देयर इज एन XY कंपाउंड, सपोज देयर इज एन XY कंपाउंड, वो क्या होता है, X में अलग टूट जाता है और Y में अलग टूट जाता है। और यहाँ क्या था आपका वही X, या मैं PQ यूज कर रहा था तो PQ ले लूंगा, A भी ले लो, वट एवर यू कैन टेक। तो यहाँ पर एक PQ कंपाउंड है जो P और Q में अलग टूट गया, और यहां पर P और Q मिलकर PQ कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहां पर होता क्या है कि जो हमारा एंड व्हाट इज हियर, अब ये समझना है आपको। पीछे अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी दिए हैं इनके, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप यहीं पे ले लो, अभी जैसे अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, जैसे आप, ठीक है, ये ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। आप समझो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, NO बना रहा है, क्या है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप समझ रहे हो, दिस इज वेरी बेसिक रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टू सब्सटेंस कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब है कि कंपाउंड्स ब्रेक इनटू सिंपल कंपाउंड्स, है ना। तो यहां पर लिख दूंगा कि अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपल कंपाउंड्स, सिंपल कंपाउंड्स, है ना। कंपाउंड हो, सब्सटेंस हो, है ना। और यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, CaCO3 था, जब आप इसको हीट दोगे तो CaO प्लस CO2 में क्या हो गया, हीट टूट गया। यहां पर क्या है, 2H2 प्लस O2 किया तो क्या हो गया, 2H2 हो गया, ये कंबाइन हो गया, आप समझो। तो ये अलग हो गया और ये कंबाइन हो गया, तो ये दोनों अपोजिट है, तो ठीक तो है, क्या बुराई है, दीज आर अपोजिट ना, आप समझो। तो ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कॉम्बिनेशन और इस रिएक्शन का, ठीक है। तो आप कॉम्बिनेशन की भी डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, ऐसे लिख लो आपकी टू सब्सटेंस कंपाउंड कंबाइंस, लिख लो आप ऐसे, नाउ यू राइट कंबाइंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो इसमें ये बहुत बेसिक है और मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होगी, इस पे हम पीछे भी बात कर चुके हैं, ठीक। ओके फाइन, नाउ जंप टू द प्रॉब्लम नंबर 12। Write one equation each for the decomposition reaction where energy is supplied in form of heat, light और electricity। देखो, हीट के फॉर्म में जब आएगा तो कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल क्यों, हीट अप्लाई किया, ठीक है। लाइट के फॉर्म में आएगा, आप समझ लो, तो फोटो, लाइट के फॉर्म में आएगा तो फोटो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आएगा तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन एक्चुअली क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब मैंने आपको समझाया कि जो सब्सटेंस है या कंपाउंड्स है वो ब्रेक हो जाए,
वो ब्रेक हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन। वो ब्रेक हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन। अब आपको एक में हीट देनी है, एक में लाइट देनी, लाइट यानी कि फोटो, ठीक है, और एक में आपको क्या देनी है, बिजली देनी है। तो सर समझो, सबसे पहले तो मैंने आप यहां से कौन कौन से एग्जांपल लिए, यहीं से ले लेता हूं मैं। जैसे यहां पर मैंने अगर एग्जांपल काम करो, कॉम्बिनेशन हो गया, इसी को डिकम्पोज करते हैं। H2O था, अब H2O को क्या करो, सुनो ध्यान से। जब H2O होगा और H2O में क्या करूंगा मैं, बिजली अप्लाई करूंगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जब दूंगा तो H2O जो है मेरा, सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। H2O में क्या करूंगा, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, व्हेन आई विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 में हो जाएगा, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन तो हुआ, लेकिन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी गई, तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो गया, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर फोटो डिकम्पोजिशन की बात करता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब एक्चुअली क्या होता है, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और जब यहाँ पे सनलाइट दी जाती है या लाइट दी जाती है यूवी रेज के बारे में, तो ये H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करूं तो CaCO3 है। अब यहाँ हीट दी जाती है, डायरेक्टली गर्म किया जाता है, तो CaO प्लस CO2 बन जाता है, लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाता है, और पानी जो है उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप क्या पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि इन तीनों में एक सब्सटेंस जो है ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक हो गया, डिसएसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया। यानी कि जो यहां पर डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन पड़ी थी कि टू सब्सटेंस ब्रेक्स इन द सिंपल कंपाउंड, ब्रेक हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बना, और जो वाटर है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना। लेकिन इसको डिकम्पोज करने के लिए हमने हीट दी या एनर्जी दी। एक में हीट दी, थर्मल एनर्जी, एक में सनलाइट दिया, यूवी रेज दिया, लाइट दिया, और एक में इलेक्ट्रिसिटी दी। तो वो उसके एग्जाम्पल पूछा था, आप समझ रहे हो, या इक्वेशन पूछा था। सो दैट वी हैव टोल्ड हियर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे प्रॉब्लम पे। What is the difference between displacement and double displacement reaction? अगेन फिर मैं कह रहा हूं कि सर ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, दैट यू ऑल्सो नो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन भी मैंने पीछे लिखी है, कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहां पर हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, और इसमें आपको नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो मैंने क्या कहा था आपको कि PQ को जब मैं R से करूंगा, क्योंकि R इज हाईली रिएक्टिव, तो P को डिस्प्लेस कर देगा वो, और यहां बचेगा सिर्फ P, ठीक। और यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि PQ और RS से होगा तो वो RQ हो जाएगा प्लस PS हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यू रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर, उसमें बता रखा है मैंने। तो इसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव कौन था, R, P कम रिएक्टिव है, तो आप कहेंगे कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म एनी कंपाउंड। आप समझो, ऐसे लिख लो कि भाई व्हेन more reactive element displaces the less reactive element, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक। अब आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। आप अगर पीछे के लेक्चर्स भी देखोगे तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। इक्वेशन यहां भी पूछा है, तो कोई भी इक्वेशन ले लो जो भी आपके दिमाग में आ जाए। अगर आप चाहो तो जिंक और कॉपर सल्फेट का ले लो, या किसी और का भी ले लो, यू कैन टेक एनी वन, यू कैन टेक एनी वन, ठीक है। यहां पर आ जाओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, है ना, बिटवीन कंपाउंड्स।
टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। तो यहां पर लिख लो आप, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। थोड़ा सा क्या होता है, सिस्टमेटिक लिखना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है नोट्स बना रहे होंगे। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत सिस्टमेटिक लिख रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स बनाएंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो मैं जो यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग हियर शुड बी सिस्टमेटिक मोर। तो अगर ये सिस्टमेटिक होगा नहीं तो फिर आपके नोट्स बनाने का क्या कुछ फायदा है नहीं। आप समझ रहे हो? तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। तो शुड बी सिस्टमेटिक। इक्वेशन कैसा होता है वो लिख लो, एग्जांपल लिखना है सर एग्जांपल लिख लो। जिंक कॉपर सल्फेट मैंने बोला था तो वही एग्जांपल लिख लो कि जिंक है और कॉपर सल्फेट है। आपको पता है कॉपर इज मोर रिएक्टिव, रिप्लेस है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव सॉरी। तो ZnSO4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए कॉपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला आप यहाँ ले लो बेरियम क्लोराइड प्लस ऐसे ले लो, BaCl2 ले लो प्लस Na2SO4 ले लो। मैंने आपसे बार बार कहा है, आप पिछले लेक्चर्स देखिए, मैंने वहाँ डिटेल में सब आपको समझाया है। तो यहाँ पे बनेगा आपका NaCl बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। कैसे बनेगा वो भी रीज़न आपको पता है कि नाइट्रोजन का भी एक वैलेंसी और क्लोरीन की भी एक, तो 1-1 रहेगा। सल्फेट और बेरियम दोनों का 2-2 होता है, तो इस तरीके से बना लो। तो यहाँ पर आप देखो एक्सचेंज हो गया, यहाँ का सल्फेट चला गया बेरियम के साथ और यहाँ का क्लोरीन चला गया सोडियम के साथ। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, तो आपके पास एग्जाम्पल्स की भरमार है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। एंड नाउ इन दिस वीडियो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 14 इन द रिफाइनिंग ऑफ द सिल्वर। मतलब जब आप सिल्वर को रिफाइन कर रहे हैं तो सिल्वर नाइट्रेट से रिकवरी कर रहे हैं, तो राइट डाउन द एक रिएक्शन इन्वॉल्व एस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक क्यों करते हैं, दैट यू नो द रीजन, कि हीट रिलीज होगा। तो सिल्वर नाइट्रेट से आप निकाल रहे हैं, ठीक है, और कॉपर मेटल की हेल्प से, तो AgNO3 ले लो और कॉपर ले लो। एक काम करो AgNO3 ले लो और जब कॉपर मेटल की मदद से निकालोगे, ठीक है, तो सर हुआ क्या, ठीक है, आप समझो आपने क्या किया, सिल्वर जो नाइट्रेट आपके पास है, द सिल्वर नाइट्रेट यू हैव, उसको आपने क्या किया कॉपर मेटल के साथ ले लिया, तो 2Ag अलग हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या ले लो 2Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर ही तो अलग करना है, तो 2Ag अलग हो जाएगा क्योंकि और यहां पर जो है CuNO3 का होल ट्वाइस ले लो। सो दिस इज हियर। अब ऑब्वियसली क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट बनेगी, रिएक्शन निकलेगी, तो दिस इज काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस करना आपको आता ही है, तो ये भी बहुत एक बेसिक सा ही सवाल था, उसको भी हमने कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन 14। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फॉर्म एक्सरसाइज 1 वो आपको अगले वीडियो में बता दी जाएंगे। सो दिस इज इट हियर इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन and I wish you good luck. But before I finish, for any query और any guidance आप हमें मैसेज करना चाहे पर्सनल मैसेज यहाँ कर सकते हैं स्टडी नेशन 04 पे। एंड इसके अलावा आप हमें जो है हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है 9-10 का कंबाइंड, उस ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें आपको लेक्चर से जुड़ी सारी PDF, लेक्चर से जुड़ा हुआ सारा का सारा कंटेंट, क्लासरूम के लिंक, एप्लीकेशन के लिंक, सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन and good luck.